प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत 4 दिन से हम प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक की कहानी क्रमशः सुनते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने सुना किस तरह से महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा का समुचित ख्याल रखते हुए वेश परिवर्तन कर भ्रमण करते थे। इसी बीच एक दिन किसान के वेश में जब वे वीथिकाओं में घूमते हुए जा रहे थे तो उन्होंने 3 सहेलियां रसीली, कंचना और प्रीति, इनका आपस में वार्तालाप श्रवण कर लिया और तीनों की मन की अभिलाषा जान ली। रसीली राजपुरोहित जी से, कंचना महामंत्री से और प्रीति स्वयं विक्रम सिंह जी से विवाह करने की अभिलाषा रखते हुए एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कर रही थी। यह सब जानकर महाराज विक्रम सिंह के मन के अंदर धीरे धीरे नारी के दूसरे रूप को, अच्छाइयों को, जीवन के अंदर जो बुराइयों के आवरण छाया हुआ था वो हटने सा लग गया। दूसरे दिन महाराज विक्रम सिंह ने जो उन्होंने निशान किया था स्वास्तिक का, अपने सेवक को भेजकर तीनों श्रेष्ठियों को अपने यहाँ पर बुला लिया। यहाँ तक हम सुन चुके हैं। जैसे ही श्रेष्ठियों को महाराज विक्रम सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटियां किस तरह से वार्तालाप करती है ये तुम भी सुन लीजिए ताकि तुम्हें भी ज्ञात हो। यह सुनकर महाराज के थोड़े कठोर शब्द, जबकि महाराज विक्रम सिंह बनावटी कठोर शब्द बोल रहे थे वो, और उनके मुख के ऊपर आए हुए विचारों को स्पष्ट रूप से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये तीनों की तीनों बहुत भयभीत हो चुके थे। पता नहीं हमारी लाडलियों ने, हमारी बेटियों ने ऐसी क्या वार्तालाप कर ली जिससे कि महाराज के हृदय को आघात पहुंचाए और इतने सवेरे सवेरे हमें यहाँ पर बुलावा भेज दिया। महाराज विक्रम सिंह ने कहा कि उन तीनों को आपके सामने बुलाया जाए, मैं भी तो सुनूं, आप भी सुनो कि उनके मन में क्या है और वे किस तरह से बातें करती रहती हैं। तीनों श्रेष्ठियों के रथ श्रेष्ठियों की चाल के अंदर, वीथी के अंदर पहुंच गए। महाराज विक्रम सिंह का आदेश और अपने पिताजी वहीं पे गए हुए तीनों को जब ये बात ज्ञात हुई, सोचने लगे हमने क्या ऐसा कह दिया है, हमें क्यों बुलाया गया। तीनों रथ में बैठकर महाराज विक्रम सिंह के सभा कक्ष में पहुंचते हैं, मंत्रणा कक्ष में पहुंचते हैं, जहां पर कि ये 6 की 6 बैठे हुए थे। तीनों श्रेष्ठी एवं पुरोहित जी, महामंत्री जी और स्वयं राजा, तीनों आई, अभिवादन करके खड़ी रह गई। हाथ जोड़कर विनम्रता स्वर में उन्होंने कहा कि आदेश दीजिए, हमें क्यों बुलाया गया है। महाराज विक्रम सिंह हल्का सा स्मित हास्य हंसते हुए उन्होंने तीनों को संबोधित कर मृदुवाणी में कहा, अपने पिताजी को भी बताओ कि तुम किस तरह की वार्तालाप करती हो। अभी तक तीनों श्रेष्ठियों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे थी। अब सीधा प्रश्न तीनों कुमारियों से था
तो स्वाभाविक है तीनों अपने पैर के अंगूठे से जैसे जमीन कुदेर रही हो, दृष्टि नीचे गाड़ दी गई है, असमंजस में है कि क्या कहे। महाराज विक्रम सिंह ने ही बात को बढ़ाते हुए और उन तीनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराओ नहीं, हर एक के मन के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं, कुछ ना कुछ कल्पनाएं, कुछ ना कुछ सपने आते हैं, संजोते हैं। पर उन भावनाओं को, उन सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे से हम अपने मन की बात बताते भी है। जरूरी नहीं है कि हमारे सारे सपने, हमारी सारी सोच संभव हो या ना हो, पर तुमने विगत रात्रि में वटवृक्ष के नीचे क्या क्या बातें की है मैं सब सुन चुका हूं। वेश परिवर्तन कर मैं तुम्हारी वीथी के अंदर ही घूम रहा था, तो निसंकोच तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारे पिताश्री भी तो सुने कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या चाहती हो। तीनों श्रेष्ठियों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। चलो, इन्होंने आपस में ही कुछ ऐसी बातें की होगी, एक दूसरे की मन की बात बताई होंगी, जिससे कि हमें इतने सवेरे सवेरे बुला लिया। ऐसे कोई डरने की बात नहीं, ये थोड़ी अस्वस्थता उनको राजा की बातों को सुनकर महसूस हो गया, प्राप्त हो गई अस्वस्थता। कोई बोलने को तैयार नहीं था। महाराज विक्रम सिंह ने ही थोड़ा सा और छेड़ा, देखो, तुम्हें अपने मन की बात बताए बिना तुम्हारे माता पिता को भी कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें बताना तो होगा, क्योंकि तुम अपनी मर्यादा में रहने वालियों में से। थोड़ा सा प्रोत्साहन और हिम्मत रसीली के मन में आ गया। रसीली ने कहा, हाँ, हम कल रात वटवृक्ष के नीचे बैठे आपस में हमारा भावी पति कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, इन बातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमें क्या पता कि महाराज स्वयं वहां पे सुन रहे, पर इशारा किया उसने कंचना की तरफ। कंचना की तरफ इशारा करते हुए उसने बोल दिया, ये तो चाहती थी कि मैं मंत्री जी की पत्नी बनूं। इतना बोलना ही था कि कंचना बोली, और तुम भी तो राजपुरोहित जी की पत्नी बनना चाहती थी। और दोनों ने एक दूसरे के बोलते बोलते ही अपनी बात जब मालूम हो गई कि पिताजी भी बैठे हैं और राजपुरोहित जी और मंत्री जी भी सामने बैठी, गलती का एहसास हुआ, फटाक से अपनी जबान बंद कर ली। श्रेष्ठी पुत्र जो तीनों सेठ थे सोचने लगे, ये तो बड़े अच्छे सपने देख रही थी। पर इसी बीच महाराज विक्रम सिंह ने कहा, और ये तुम्हारी तीसरी सहेली, ये तो सीधा राजरानी बनने की सोच रही थी, अर्थात मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी। प्रीति बेचारी क्या बोलती, लज्जा से उसके गाल लाल हो गए। अपने आप को संकुचित करते हुए कहा, हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था। महाराज विक्रम सिंह श्रेष्ठियों की तरफ अभिमुख होते हुए कहने लगे कि देखो, हर एक का अपना सपना होता है, हर एक के मन में एक आकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है, और जब तक उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती आदमी सतत प्रयास करता रहता है। पर यह इच्छा ऐसी है जो जरूरी नहीं है कि पूरी हो, पर मैं स्वयं सुज्ञ विज्ञ और विचक्षण हूं। मेरे सहपाठी, मेरे मित्र जो कि आज मंत्री के ओहदे पर है और राजपुरोहित के ओहदे पर है, ये भी मेरे विचारों से सहमत है, और मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के अंदर जो कोई सोचे, अच्छा सोचे, और अभी तक हम तीनों की तीनों कुंवारे भी हैं, तो देरी किस बात की। यदि आप लोगों की इच्छा है, ये रिश्ता आपको मंजूर है, तो आप सहर्ष इन तीनों की भावनाओं की कद्र करते हुए इनका विवाह हम तीनों से करवा सकते हो।
बस इतना सुनना ही था। तीनों श्रेष्ठी मानो आसमान में उड़ने लगे। धरती पर पैर उनके है ही नहीं ऐसा महसूस होने लगा। तीनों सहेलियां मन ही मन सोचने लगी, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। जो रात को हमने सोचा था वो आज इतने जल्दी पूरा हो जाएगा। जो मन की अभिलाषा थी वो साकार रूप धारण कर लेगी। क्या चमत्कार है ये। खैर, महाराज विक्रम सिंह ने कहा, यदि आपको यह रिश्ता मंजूर है तो आप तैयारी कीजिए। ये सीधा इशारा तीनों श्रेष्ठियों को सोचने के लिए और वहां से प्रस्थान करने के लिए भरपूर था। तीनों श्रेष्ठी वहां से उठे, राजा का अभिवादन किया और अपने अपने रथ पर अपनी अपनी बेटियों को लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही सुखद और शुभ समाचार उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को सुनाया और कहा कि तीनों वटवृक्ष के नीचे बाहर के बैठी हुई थी कल रात और इन्होंने अपने अपने मन की बात कही। तो आज महाराज स्वयं वेश बदलकर ये सब कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया और इनके मन की बात इन्हीं के सामने इन्हीं के मुंह से हमने सुनी और वे भी इस रिश्ते को तैयार है करने के लिए, इस रिश्ते के बंधन के अंदर आबद्ध होने के लिए। तीनों सेठानियां बहुत खुश हुई। बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ प्रयास किए इतने अच्छे वर हमें मिल गए हैं। साक्षात राजा। प्रीति की माँ तो बोलने लगी कि हमें तो, मेरी बेटी तो रानी बनने वाली है। इधर ये भी राजपुरोहित की पत्नी गौरव का विषय था और महामंत्री की पत्नी भाग्य की ही बात थी। तीनों बड़े खुश थे। तीनों सहेलियों के मित्र भी आपस में पति ही बनने वाले थे। कैसा संयोग है। तीनों सहेलियां आपस में एक आत्मा और तीन शरीर। ये तीनों भी, राजा, पुरोहित जी और मंत्री जी भी, तीन शरीर और एक आत्मा। इन्हें तो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहते थे, त्रिमूर्ति कहते थे। और इनके माता पिता भी आपस में घनिष्ठ मित्र और मैत्रिणी थी। तैयारियां जोर शोर से शुरू होने लगी और दोस्तों, स्वयं महाराज नगर के महामंत्री और पुरोहित जी का विवाह है। तो फिर पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। यथेच्छ यथाशक्ति तीनों श्रेष्ठियों ने भरपूर तैयारी कर दान धर्म करना शुरू कर दिया। भंडारे खोल दिए। उचित मुहूर्त के अंदर तीनों का विवाह संपन्न हुआ। तीनों दूल्हे के वेश में, वर राजा के वेश में तीनों के दरवाजे के ऊपर आते हैं। इनका विवाह सुसंपन्न हो जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए मैं ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाता हूँ और संक्षिप्त में करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो ये धारावाहिक भी कम से कम 25-30 एपिसोड हो जाएंगे, ऐसा मुझे आज लग रहा है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 5वें एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं और अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। कहानी किस तरह से मोड़ लेगी और आपको बार बार ये चिंता रहेगी कि कल क्या होगा, कल के एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। ये मन हमारा सतत बेचैन रहेगा, जानने के लिए उत्सुक रहेगा। इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में करने की कोशिश करूंगा। विवाह संपन्न होने के पश्चात तीनों सहेलियां बड़ी खुश थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना, सब दिन रहत न एक समाना। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की श्रृंखला, भाग्य की पंक्ति घूमती रहती, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर। कंचन और रसीली दोनों ही महारानी प्रीति के पास जाते थे, हंसी मजाक करते थे।
अपनी बचपन की यादें तरोताजा करते थे। पर प्रीति स्मित हास्य हंसकर अपना शिष्टाचार भी करती थी, उनका आदर सत्कार भी करती थी, पर ज्यादा खिलखिलाकर हंसना, जोर जोर से अट्टहास करना प्रीति को बचपन से ही वैसी आदत नहीं थी। और अब तो राज रानी थी, अब तो कई मर्यादाएं थी। यदि वो इस तरह से हंसी मजाक करेगी उस श्रृंखलता की तरह, तो दास दासियों के ऊपर क्या असर होगा। उसे अपनी मर्यादा का भी भान था। तो स्मित बोलना, स्मित हंसना, काम से काम बात करना, बस उतना ही। कई बार आते दोनों सहेलियां प्रीति से बातें करते, प्रीति भी उनका पहुनाचार करती, आदर सत्कार करती, यथेच्छ उनको सम्मान भी देती। एक दिन कंचना रसीली के वहां पर गई और रसीली को बोलने लगी, प्रीति है ना, बदल गई है। कंचना कहती, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? रसीली ने कहा, कंचना तुम्हारे पीछे उद्देश्य क्या है, तुम चाहती क्या हो? कंचना कहने लगती है कि रसीली, मुझे लगता है प्रीति के अंदर घमंड आ गया है। तू ही सोच, विवाह होने के पश्चात क्या प्रीति हमारे यहां कभी आई? मेरे यहां तो नहीं आई, तेरे यहां आई? रसीली ने कहा, नहीं, मेरे यहां पे भी नहीं आई। तो फिर ये घमंड नहीं तो और क्या है? जब भी हमारा मन होता है हम ही उससे मिलने जाते हैं। उसके तो पैर जमीन पे टिकते ही नहीं है। राज रानी जो बन गई है, हमको तुच्छ समझती है। इतना अहंकार उसके अंदर आ गया है। रसीली ने कहा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम जब भी उसके यहाँ जाते हैं तो वो हमारा आदर करती है, सत्कार करती है, हमारे से गपशप करती है, सारी बातें वैसे ही शेयर करती जैसे पहले करती थी। कि नहीं, फिर तूने उसे पहचाना ही नहीं। अरे उसके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि दोस्त का मतलब क्या होता है, दोस्ती का मतलब क्या होता है। आज तक उसने हमारे यहाँ पर आना उचित नहीं समझा। अरे अपने आप को छोटा समझने लग जाएगी वो। रानी हो गई तो क्या हुई, है तो हमारी मित्रता ही ना उसके साथ में, हमारी फ्रेंड ही है ना, हमारी सहेली ही है ना। फिर क्यों इस तरह से वो करती है व्यवहार? और रही जब भी ऐसे एटीट्यूड में ही बैठी रहेगी जैसे हमें ही उसकी गरज है। हम भी कोई कम नहीं है ना। पर उसके अहंकार की जो चिंगारी है ना, मैं स्पष्ट महसूस कर रही हूं। वो अभी पहले जैसी नहीं रही है। ईर्ष्या का जहर कंचन अपनी सहेली रसीली के मन मस्तिष्क के अंदर भर रही है। देखो दोस्तों, दुख के अंदर, कष्ट के अंदर आदमी अपना आपा खो देता है, अपना भान भूल जाता है, दूसरे के लिए गलत सोचता है। पर जहां सुख होता है, सुख में भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। और यही बात है दोस्तों, यदि हमें सुखी होना है ना, तो दूसरों के सुख को देखकर दुखी मत बनिए, उल्टा सुख का अनुभव कीजिए। पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने से बड़ों को देखते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। उदाहरण के तौर पर साइकिल वाला सोचता है कि ये मोटरसाइकिल मेरे घर में कब आएगी, क्योंकि उसको मोटरसाइकिल वाले का सुख देखा नहीं जाता है। वो अपनी साइकिल से दुखी है। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास फोर व्हीलर कब आएगी। वो फोर व्हीलर वाले को जाते हुए देखता है कि काश मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए, मैं भी आराम से घूमूं। कब तक मोटरसाइकिल को किक मारते रहूंगा। फोर व्हीलर वाला सोचता है कि कब मेरे पास मर्सिडीज आए, BMW आए। इच्छाएं जो है ना, अनंत आकाश की तरह हमारी बढ़ती चली जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। और जब तक इच्छाओं का अंत नहीं होता है, तब तक आदमी सुखी नहीं रह सकता है।
सुखी रहना है तो इच्छाओं को कंट्रोल करो, इच्छाओं को मर्यादित करो, इच्छाओं को सीमित करो और दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने की चेष्टा करो, कोशिश करो। यदि आप दूसरे के सुख को देखकर दुखी होगे तो तुम्हें सुख का रसास्वादन कभी हो ही नहीं सकता है। बस कांचन भी इस तरह से ईर्ष्या का रस उसके कानों के अंदर घोल रही थी। उसने कहा इसका घमंड तो हमें तोड़ना ही होगा, क्योंकि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और मन ही मन रसीली भी सोचने लगी कि अरे उस दिन तो हमने ऐसी बात की थी, मन की बात की थी। यदि हम मन ही मन सोच रहे थे कि मैं राजरानी बनूं तो शायद हम बन जाते। पुरोहित का नाम मैंने ले लिया, इसने मंत्री जी का नाम ले लिया, और प्रीति ने जब कोई बचा नहीं तो महाराज का नाम ले लिया। आज हमारा भी सपना है और थोड़ा सा ऊंचा होता तो हमारा भी साकार हो जाता ना। बस आग के अंदर घी डालने का काम रसीली और कंचना के दोनों के वार्तालाप से शुरू हो गया। अब किस तरह से प्रीति से बदला लिया जाए। कांचन अपनी सहेली रसीली के कान में बोलती है कि देख, मेरे मन मस्तिष्क के अंदर एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, हम दोनों मिलकर इस प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा, पर उसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट मुझे चाहिए। और हाँ, जो मन मस्तिष्क के अंदर मेरी योजना है ना, यदि तुम अपने तक ही सीमित रखती हो, अपने पेट में ही रखती हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब उसके मन में क्या योजना थी, उस योजना को कैसे साकार करेंगी, दोनों मिलके क्या षड्यंत्र रचते हैं और किस तरह से प्रीति को दुख के आगोश के अंदर धकेलते हैं, ये तो दोस्तों सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर कल इसी समय। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बाजू में दिए हुए सब्सक्राइब के आइकॉन का जो बेल का बटन है उसे भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं स्टोरी अपलोड करता हूँ आपको पता चल जाए, आपको इंतज़ार ना करना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणास्पद कथाएं के इस चैनल को आप फॉरवर्ड करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।